नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। शुरुआत कर रहे हैं ओडिशा के बालासोर में शुक्रवार शाम हुए ट्रेन हादसे से। इस हादसे की जांच अब सीबीआई ने अपने हाथों में ले ली है। सीबीआई घटनास्थल पर लगातार सबूत जुटाने की कोशिशों में जुटी हुई है। हादसे की जगह पर बैरिकेडिंग भी कर दी गई है। आपको ये भी बता दें कि इस हादसे को लेकर एफआईआर दर्ज कर ली गई है और रेलवे पुलिस की शिकायत पर ओडिशा जीआरपी ने जो एफआईआर दर्ज की है उसमें लापरवाही से मौत की धाराएं लगाई गई हैं। दूसरों की जिंदगी को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाने की भी धाराएं इसमें शामिल की गई है, यानी कि अब जो धाराएं हैं वो गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। उधर एफआईआर में हादसे के लिए जिम्मेदार किसी रेल कर्मचारी का नाम अब तक नहीं शामिल किया गया है। जांच में सामने आएगा कि आखिर कौन इस हादसे का जिम्मेदार है। इस हादसे ने 275 लोगों की जान अब तक ले ली है। हजारों लोग घायल हुए हैं। ऐसे 101 शव हैं जिनकी पहचान अब तक नहीं हो पाई है। अभी भी करीब 200 लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। और उधर हादसे पर जो एफआईआर है जो दर्ज की गई है, रेलवे पुलिस की एफआईआर, उसकी जानकारी भी यहाँ पर दे देते हैं, उसके डिटेल्स भी आपको बता देते हैं। रेलवे पुलिस ने 3 जून को इसका मामला जो है वो दर्ज किया है और यहाँ पर जो धाराएं लगाई गई हैं पहले के मुकाबले अब वो गंभीर धाराएं जो है वो यहाँ पर नजर आ रही हैं। रेलवे पुलिस ने 3 जून को मामला यहाँ पर दर्ज किया। लापरवाही से मौत की धाराएं लगाई गई हैं। दूसरों की जिंदगी खतरे में डालने की धारा जो है उसे भी इसमें शामिल किया गया है। एफआईआर में रेलवे के कर्मचारी का नाम फिलहाल नहीं है और अब जांच के बाद ये सामने आएगा कि आखिर जिम्मेदार कौन है, कितने लोग जिम्मेदार हैं, इसमें किसकी लिए लापरवाही रही थी, किस तरह से ये रेल हादसा हुआ है। अब सीबीआई इस मामले की जांच करने जा रही है। ये अपने आप में जितना देश का सबसे बड़ा अब तक का रेल हादसा इसे कहा गया है और इसने कई लोगों की जान ले ली है। ऐसे में ये सामने आना जरूरी है कि आखिर कहां पर गलती हुई है, चूक हुई है, क्या है ये पूरा मामला। तो यहाँ पर सीबीआई जो जांच करेगी उसमें ये देखेगी कि क्या इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम या जो पॉइंट मशीन है उससे तो छेड़छाड़ नहीं हुई है। यहाँ पर यह भी देखा जाएगा कि क्या सिग्नलिंग में किसी खराबी से ट्रेन ने जो ट्रैक बदला था वो हुआ था, वो सिग्नलिंग की खराबी की वजह से तो नहीं हुआ था। ट्रैक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है उसमें बदलाव से हादसा संभव है, ये रेल मंत्री कह चुके हैं। लॉक रूट में बदलाव नहीं हो सकता जब तक ट्रेन ना गुजर जाए। ये जो रेल सेफ्टी के एक्सपर्ट हैं उनका ये कहना है कि लॉक रूम अगर एक बार तय कर दिया गया तो उसमें फिर बदलाव नहीं हो सकता है। उधर इलेक्ट्रॉनिक जो इंटरलॉकिंग सिस्टम है उसका खुद से फेल होना असंभव है। ये रेल जो सेफ्टी के विशेषज्ञ हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनका यहाँ पर कहना है। सिग्नलिंग सिस्टम में छेड़छाड़ की आशंका रेलवे बोर्ड के जो सदस्य हैं जय वर्मा, उनका यहाँ पर कहना है कि ऐसी आशंका है कि शायद कोई छेड़छाड़ जो है सिग्नलिंग सिस्टम में हो सकती है। उधर मौजूदा सिग्नलिंग सिस्टम ड्राइवर को ट्रैक की स्थिति नहीं बताता है, ये भी विशेषज्ञों का कहना है। तो यहाँ पर अभी बहुत कुछ सामने आना बाकी है कि आखिर इतना बड़ा हादसा हुआ कैसे, और ये ज़रूरी भी है कि गहनता से, गहराई से इस पूरे मामले की जांच हो, क्योंकि ये सामने आना ज़रूरी है कि आखिर इतने लोगों की जो जिंदगियां गई हैं आगे कभी ऐसा दोबारा ना हो। तो सवाल इंडिया का में आज हम सवाल पूछ रहे हैं कि क्या बालासोर का जो ट्रेन हादसा है वो लापरवाही है या साजिश। तो यहाँ पर जांच और बचाव के बीच में सबसे ज्यादा पिस रहे हैं वो लोग जिन्होंने अपनों को खोया और हादसे के 4 दिन बीत जाने के बाद भी लोगों की पहचान एक बड़ी समस्या बनी हुई है। भुवनेश्वर के एम्स अस्पताल का नजारा हृदय विदारक है, जहां लोग बड़ी तादाद में अपनों की तलाश में पहुंच रहे हैं, रिश्तेदारों को ढूंढने के लिए पहुंच रहे हैं और परिजनों को पहचानने के लिए घायल और मृतकों की तस्वीरें जो हैं वो वहां पर स्क्रीन पर दिखाई जा रही हैं। हम शायद अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि उन लोगों पर क्या कुछ बीत रही होगी जो वहां पर अपनों को ढूंढने पहुंचे हैं लेकिन वो उन्हें नहीं मिल रहे हैं। हमारे सहयोगी मनीष कुमार की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अंदर में जो है फोटो तो एक के बाद एक डिस्प्ले दिखाया जा रहा है। आप लोग कहाँ से आए हैं, किसको? झारखंड। हाँ, क्या हुआ बताइए। मेरा भाई एक्सीडेंट में पता नहीं चल रहा है अभी तक। मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला तो नहीं। कब से खोज रहे हैं? यही तो मैं जानकारी हुआ तो आज सुबह सुबह पहुंचे। आप लोग साथ में? जी। आप लोग कहाँ से हैं? वहीं से चारों साई एक साथ में हैं। ये लोग हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग बिहार से हैं। क्या हुआ है बताइए। अरे हमारे एक लड़का था, उसको एक्सीडेंट हुआ है, उसी के लिए हम लोग खोज के लिए आए हैं। हम लोग का बॉडी पता नहीं चल रहा कहाँ पर है, नहीं है, पहचान में नहीं आ रहा है। हम लोग समस्तीपुर से आए हैं, बिहार से। जी।
तो यहाँ सर फोटो वोटो में कहीं कुछ मिला नहीं कुछ नहीं, अभी पता नहीं चल रहा है, पहचान में नहीं आ रहा है। जो फोटो जितना देख रहे हैं वो पहचान में एक भी नहीं आ रहा है। हमारा बॉडी देखिए नहीं रहे हैं जो कहीं पर है। आप लोग सब साथी हैं? हाँ, ये सब हम एक साथ में हैं। सब साथी हैं तो हम। कहाँ से कहाँ जा रहा था? वो चेन्नई जा रहा था, हावड़ा से गाड़ी पकड़ा था, वो चेन्नई जा रहे थे जी। तो हम लोग को 2 दिन के बाद मालूम हुआ जैसे जैसे कोई घटना हुआ है। तब हम लोग परसों गाड़ी पकड़े हैं, कल फिर हावड़ा आए हैं, हावड़ा से फिर जो है गाड़ी पकड़े हैं तो यहाँ पहुँचे हैं। आप लोग कहाँ से हैं? कहाँ से? पश्चिम बंगाल से। क्या किसको कौन? वो दोनों आदमी आ रहा था बेंगलोर एक्सप्रेस में, तो नहीं मिलता है। कहीं भी फोटो वोटो में कहीं नहीं है? फोटो में नहीं दिखाई दे रहा है, फोटो में नहीं दिखाई दे रहा है। क्या? मेरा भी भतीजा है, 5 बंदा है। 5 बंदा है बिहार से, मधुबनी जिला से, बासोपट्टी प्रखंड से। 5 बंदा, 6 बंदा था, एक मिला, अब 5 नहीं मिल रहा है अभी तक। कितना? 5। 5 लोग आपका मिसिंग है? हाँ। क्या नाम है? मेरा मोहम्मद ताहिर। आप कितना लोग मिला है? एक 6 में से 1 मिला। अच्छा, वो बचा हुआ है ना? नहीं, मुर्दा डेड बॉडी मिला, वो मिल नहीं रहा है 5, इसी के लिए खोज रहा हूँ। इनके परिवार के 6 लोग मिसिंग थे, जिसमें एक व्यक्ति का ही केवल शव अभी तक उन्हें मिला है। 5 लोगों के बारे में अभी भी वो अपनी उम्मीद नहीं खोए हैं। यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया, घायलों और मृतकों का जो फोटोग्राफ्स है वो दिखाया जा रहा है और ये लोग बार बार देख रहे हैं उसमें अपने को पहचानने की। देखिए किस तरीके से लोग जो हैं अपने को, अपने परिजनों का जो है वो खोजने की कोशिश कर रहे हैं। एक कारण ये बताया जा रहा है कि बहुत सारे लोग जब दुर्घटना के समय इलेक्ट्रिक्यूशन के कारण, जो ऊपर में ओवरहेड वायर था उसके करंट के कारण लोगों का सब जो है छत विक्षत हो गया था, जल गया था, जिसके कारण भी जो है एक बड़ा कारण है कि उन शवों को पहचानने में परिवार वालों को दिक्कत आ रही है। कैमरामैन हबीब के साथ भुवनेश्वर से मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। घटना के 80 घंटे बाद भी कई सारे लोग ऐसे हैं जो अपने परिवार के मिसिंग सदस्यों की खोज कर रहे हैं। हमारे साथ ये लोग हैं। कहाँ, क्या नाम है आपका, कहाँ से आए? मेरा नाम है अरविंद चौधरी जी। हम बिहार से हैं, खगड़िया डिस्ट्रिक्ट से। तो खगड़िया डिस्ट्रिक्ट से हम लोग, मेरा चचा लगेगा वो, उनको हम खोजने के लिए आए हैं। और 2-3 हॉस्पिटल हम लोग खोज लिए हैं, नहीं मिला था। तो नहीं मिला था तो वही डॉक्टर ने बोला है कि ये देखिए एक्सीडेंट जो हुआ था, ये मर्डर जो हुआ था, ये दुर्घटना का, तो वो सीन अभी दिखा रहा है, उसका अभी तस्वीर नहीं मिल रहा है। तो इसका समझ लो कि वो जिंदा है, कहीं ना कहीं जिंदा है। जा करके हॉस्पिटल में पता लगाइए, आदमी के साथ लगा करके। इसीलिए हम लोग वहाँ जाने के लिए चाहते हैं हॉस्पिटल। कहाँ जाना चाहते हैं? जैसे कि जहाँ ट्रीटमेंट हो रहा है। आपके पास साधन है? जी, तो यहाँ आदमी, इसीलिए तो स्टाफ लोग को हम लोग बोले हैं कि स्टाफ लोग को जो आप लोग इन लोगों की कैसे मदद कर रहे हैं सर? कि इनका जो बॉडी नहीं मिल रहा है, वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी हम चेक कर रहे हैं वेबसाइट में, जो लिस्ट मिला था कि इनका नाम है जो ट्रीटमेंट में है अभी, उनका लिए चेक कर रहे थे। तुम तो कल से घूम रहे हो? 4 दिन से घूम रहे हैं। हमको कल एक बॉडी मिला, दूसरा बॉडी मेरे को अभी तक नहीं मिला। अच्छा, कल किसका बॉडी मिला? मेरा गांव वाले जो लड़का साथ में थे, 2 लड़का, उसमें से मेरा भाई का बॉडी नहीं मिला। जो लड़का था उसका बॉडी मिल गया। हम 4 दिन से घूम रहे, लेकिन कोई सा भी लिस्ट में नहीं है। जो कल जो भी बॉडी मिला है वो बॉडी मतलब वो लिस्ट में नहीं था, लेकिन हमको दूसरे हॉस्पिटल के पास जाने के बाद। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम राकेश यादव नाम है। तो तुम तो वहाँ अभी बिहार से? जी, हम बिहार से, दरभंगा से। तो कल तुम तो खोजे होगे पूरे दिन भर में खोजे। 5-6 हॉस्पिटल में गए हैं, तो 5वां हॉस्पिटल में हमको मिला है, एक बॉडी मिला। लेकिन जो ये लिस्ट का हिसाब से जो है कि लिस्ट में कुछ नाम आपको फोटो नहीं है, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद हमको फोटो अलग से दिखाया गया कि ये है, तो मैं बोला हाँ यही, लेकिन दूसरा हमको नहीं मिल रहा है। यहाँ पर आपको हम दिखा रहे हैं कि कुछ लोग और हैं जो ऐसे ही यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। कई लोगों के। आप लोग कहाँ से आए? अच्छा, क्या बता? वो मेरा भाई गायब है, अच्छा, मिला नहीं। मतलब क्या घायल में है? वो मालूम नहीं है अभी तक। कहाँ खोजे आप?
वो पूरा जगह में खोज, इधर उधर उधर पूरा जगह में खोज, मिला नहीं। और उधर पहलवानों से जुड़ी एक खबर यहां पर सामने आई है। पहलवानों के समर्थन में 9 जून को जंतर मंतर कूच का जो कार्यक्रम भारतीय किसान यूनियन ने तय किया था, उसे अब रद्द कर दिया गया है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि सरकार से बातचीत चल रही है। पहलवान गृह मंत्री अमित शाह से मिले हैं और इन्हीं के कहने पर हमने 9 जून को जंतर मंतर वाला प्रदर्शन स्थगित कर दिया है। टिकैत ने यह भी कहा कि जो आगे पहलवान तारीख तय करेंगे, हम उसमें उनका साथ देंगे। नौकरी पे जाना आंदोलन से वापसी नहीं होता। ये जाके वो ज्वाइनिंग कर रही है, वे ड्यूटी पे जा रही होगी, तो उसका मतलब ये नहीं कि आंदोलन से वापसी होगी। तो ये तो जरूर हुआ कि बजरंग पुनिया ये सब लोग मिले थे गृह मंत्री जी से, और ये हमने भी कहा था कि सरकार इनसे बातचीत करे। लेकिन 9 तारीख वाला प्रोग्राम जो होगा, अभी इनके कहने से 9 तारीख वाला प्रोग्राम अभी स्थगित करा जाता है, जो दिल्ली में था, और जो भी ये डेट देंगे उस पर सब लोग हम इकट्ठे होंगे। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बहुत बड़ी मात्रा में ड्रग्स जो है उसकी बरामदगी की है। ऑल इंडिया ड्रग्स तस्करी कार्टेल का भांडाफोड़ भी किया है। इसके साथ ही एनसीबी ने भारी मात्रा में LSD ड्रग्स जो है उसको भी जब्त किया है। एनसीबी का दावा यह है कि उसकी तरफ से ये अब तक की सबसे बड़ी जब्ती है। बरामद ड्रग्स की कीमत 10.5 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है। इस मामले में अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस कार्टेल का नेटवर्क जो है वो पूरे देश में फैला हुआ था। एनसीबी के मुताबिक ये लोग डार्कनेट के जरिए ड्रग्स की खरीद बिक्री में क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल भी कर रहे थे। डार्क वेब या डार्क नेट इंटरनेट पर वो छिपी हुई जगह है जिसका यूज ड्रग्स से लेकर बंदूकों और अन्य अवैध और प्रतिबंधित वस्तुओं को खरीदने बेचने के लिए यहाँ पर किया जाता है। तो ये बहुत बड़ी जब्ती जो है वो से यहाँ पर बताया जा रहा है। एनसीबी के जो डीडीजी हैं ज्ञानेश्वर सिंह, उनसे बातचीत की हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर ने, वो बातचीत आपको सुनवाते हैं। एनसीबी ने LSD यानी पार्टी ड्रग की 2 दशकों में सबसे बड़ी खेप पकड़ी है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं एनसीबी के डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह जी। सर, ये कैसे पूरा ऑपरेशन हुआ, कितने लोग पकड़े गए हैं और कितनी मात्रा में LSD ड्रग मिली है? मुझे खुशी होती है ये बताते हुए कि हमारी एनसीबी की दिल्ली जोन ने इस ऑपरेशन में 2 केसेस में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है और लगभग 15,000 LSD ब्लॉट्स समेत अन्य ड्रग्स बरामद किए हैं। LSD एक खतरनाक सिंथेटिक ड्रग है जिसकी कमर्शियल क्वांटिटी सरकार ने 0.1 ग्राम निर्धारित की है। तो 5-6 ब्लॉट्स की कमर्शियल क्वांटिटी हो जाती है। उसका लगभग 2,500 गुना हम लोगों ने रिकवर किया है, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। साथ ही साथ ये चिंता का भी विषय है क्योंकि भारत में युवाओं में, छात्रों में इसका प्रचलन बढ़ा है, तो हम लोग इसको रोकने के लिए कृतसंकल्प हैं। सर, जो गैंग के लोग हैं, कहाँ से कौन पकड़ा गया, क्या प्रोफाइल है उनका? प्रोफाइल अगर आप बात करें तो सभी पढ़े लिखे टेक सेवी लोग हैं। जो युवा हैं 20-22 साल से लेकर 27 साल की उम्र के बीच हैं और टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक दूसरे के टच में थे। वर्चुअल आइडेंटिटी थी। अधिकतर लोग एक दूसरे को नहीं जानते थे और वर्चुअल आइडेंटिटी से परिचित थे। सर, जो टारगेट होते थे इनके, उनको कैसे ये ढूंढते थे, किस तरह से खोजते थे, क्या तरीका था? टारगेट्स को ये लोग सोशल मीडिया साइट पे लुभाते थे और वहाँ से इनका परिचय होता था। ऑर्डर्स सोशल मीडिया साइट्स के थ्रू लेते थे और फॉरेन में डार्क वेब के माध्यम से और क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से ड्रग्स मंगाते थे। सर, ये ड्रग्स जो है आता कहाँ से है? ये खासतौर से यूथ में बहुत फेमस है, जैसा आपने बताया। कहाँ से आता है ये ड्रग, कैसे आता है? ये LSD मैंने बताया एक रेवेन्यू स्टैंप में लगभग 2 ब्लॉट्स होते हैं, तो इसको इंपोर्ट करना बहुत आसान है। किसी भी कुरियर के पैकेट में आप कमर्शियल क्वांटिटी के ड्रग्स मंगा लेते हैं। तो ये आमतौर पे जो हमारा देखने में आया है, पोलैंड, नीदरलैंड, इस तरह के यूरोपियन कंट्रीज़ में मैन्युफैक्चर ज़्यादा हो रहा है और वहाँ से धीरे धीरे इंडिया में आ रहा है और इंडिया एक कंजम्पशन हब बनता जा रहा है। क्या इस ड्रग्स को डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है? इसमें ना ही कोई मेटल होता है, ये तो कागज़ का टुकड़ा है जिसपे एक रासायनिक लेप लगा हुआ है। तो इसको डिटेक्ट करना किसी भी स्कैन के माध्यम से या डॉग्स के माध्यम से बहुत ही मुश्किल है। सर, कुल कितने ब्लॉट आपने पकड़े अभी तक बरामद किए हैं? इन 2 केसेस में हम लोगों ने 15,000 ब्लॉट्स पकड़े हैं अभी तक और इसमें फर्दर कार्रवाई जारी है।
क्या इसमें और भी कोई अलग से कार्टेल है और भी सिंडिकेट है, और क्या इस पूरा जो सिंडिकेट है वो पैन इंडिया है? बिल्कुल, ये सिंडिकेट पैन इंडिया है, जिसके तार पोलैंड, नीदरलैंड, यूएस से लेके इंडिया में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक जैसी जगहों पे फैले थे और हमने यहाँ से गिरफ्तारियां भी की हैं। एनसीआर इसका मुख्य केंद्र था। इसका मेन सप्लायर राजस्थान से हमने उठाया है, और चूंकि अभी ऑपरेशन चल रहा है तो मैं सिंडिकेट का नाम या फर्दर कार्रवाई अभी शेयर नहीं कर सकता, पर हमारा काम अभी जारी है। तो बिल्कुल 2 दशकों में एलएसडी यानी पार्टी ड्रग की सबसे बड़ी रिकवरी, और जो एनसीबी है उसका जो ऑपरेशन है वो लगातार इस पूरे मामले को लेकर जारी है। अभी एक और ड्रग कार्टेल है जिसकी जांच चल रही है। और अब मणिपुर की बात करते हैं, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के बाद जो हिंसा थम गई थी वो एक बार फिर से भड़क गई है। एक बार फिर से वहां पर हिंसा का दौर देखा जा रहा है। उग्रवादियों की फायरिंग में बीएसएफ का एक जवान शहीद भी हो गया है, जबकि असम राइफल के 2 जवान घायल हुए हैं। राज्य सरकार ने ताज़ा हिंसा के बाद इंटरनेट और डेटा सर्विस पर बैन को बढ़ा दिया है, यानी कि अब 10 जून तक के लिए ये पाबंदी जो है इंटरनेट की वो जारी रहेगी। यहाँ पर पिछले कुछ दिनों से सुरक्षा बलों ने हथियारों की बरामदगी के लिए अभियान भी चलाया हुआ, जिसमें उन्हें काफ़ी बड़ी संख्या में हथियार भी बरामद हुए थे। लेकिन एक बार फिर यहाँ पर हिंसा जो है वो देखी जा रही है, और कुछ तनाव जो है कुछ इलाकों में वो एक बार फिर से देखने को मिल रहा है।